क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश, डेट हो गया 6 अक्टूबर। एक दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना यहाँ पर सबसे पहले उचित रहेगा। बोर्ड भी आप लोगों को भरा पूरा दिख रहा है, हम लोग बोर्ड पर आते हैं, पहले एक दो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। कल से जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे संकल्प में, प्रशासन के आदेश के कारण कल 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन आ रहे हैं तो कृपया वो 15 तारीख तक संकल्प ऑफलाइन क्लास करने नहीं आए। तब तक आप लोग ऑनलाइन में वीडियो को अच्छे से देखें और उसको मेहनत से तैयारी करें, ठीक है। अभी 15 तारीख तक जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप लोगों को यूनिट 1 ही कंटिन्यू चलेगा ऑनलाइन में। तो आप लोग दिमाग को सेट कर लें, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को बताया है और ऑफलाइन में भी मेरे द्वारा कहा गया है कि ऑप्टिक्स हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऑप्टिक्स पर अब ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। ये भी अब हम लोग इसको भी कोशिश करेंगे दुर्गा पूजा के पहले ही इसको भी खत्म करके यूनिट 2 को शुरू कर दें। यूनिट 2 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बहुत सारे कंटेंट्स को इस बार हटाने वाला है। अब आप लोगों को आज के पहले वाले यूनिट 1 के क्लास में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों को याद दिला दूं। वैसे तो आप लोगों को भी याद होगा, कुछ विद्यार्थी तो बहुत ध्यान लगा करके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में जब पता चला कि कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन में बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगा जान करके, ठीक है। तो हम लोगों ने यूनिट 1 को कहां पर रोका हुआ था? गॉस के प्रमेय को हम लोगों ने पढ़ा, गॉसेस थ्योरम। हम लोगों ने उसको वेरीफाई यानी सत्यापित भी किया और हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम की मदद से कूलाम्स लॉ यानी कूलाम के नियम को हम लोगों ने डिटरमाइन यानी निर्धारण भी किया। गॉसेस थ्योरम का ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान दें। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग। सिलेबस के हिसाब से इसके 4 टोटल उपयोग हैं, कुल 4 इसके उपयोग हैं। हम लोग बारी बारी से चारों उपयोगों को पढ़ेंगे, लेकिन चारों उपयोगों को पढ़ने के पहले आप लोग एक बात को जान लें, आखिर गॉस के प्रमेय यानी गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन यानी उपयोग यानी यूजेस क्या है, हम लोग इससे क्या बेनिफिट लेंगे, क्या फायदा उठाएंगे। आप लोग पहले इस बात को समझ लें, तब टॉपिक समझने में मजा भी आएगा और आसान भी लगेगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण किसी जगह पर हम लोगों ने निकाला तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसमें याद होगा आप लोगों को आर यूज होता है, ठीक है। जब हम लोग किसी चार्ज्ड बॉडी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित वस्तु के कारण जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालना होता है तो वहां पर डिस्टेंस यानी दूरी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप लोग मेरी इस बात को ऐसे नहीं, एक मैं छोटा सा आप लोगों को यहां रफ करके दिखा रहा हूं। ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता हम लोगों ने निकाला। इसमें ये r क्या है? इस पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। तो चूंकि यहां मामला पॉइंट चार्ज का है तो हम लोग इस डिस्टेंस, इस दूरी को हम लोग इजीली ले लेते हैं। लेकिन अब जरा आप लोग सोचें, ध्यान दीजिएगा इस उदाहरण पर। जैसे मान लेते हैं ये एक तार है, वायर है, ये एक वायर है, ये पूरा चार्ज्ड है। अब कह दे इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर हम लोग उस फॉर्मूला को लगाते हैं तो वहां पर झमेला हो जाएगा आर का। क्यों? हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लेंगे या यहां से लेंगे या बीच से लेंगे, कहां से लेंगे, तो आर के मामले में हम लोग फंस जाएंगे। तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, गॉसेस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय को यूज करते हैं। बड़े ही आसानी से बिना आर के झमेला का, बिना
आर के झमेला का ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो संक्षेप में आप लोग ध्यान रखेंगे, गॉसेस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित वस्तु के आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालना हो। बड़ा ही इजी होता है, अभी मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, बहुत इजी होता है गॉसेस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता को निकालना। सिलेबस के हिसाब से पहला जो उपयोग है, एप्लीकेशन है इंग्लिश मीडियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, यानी एक हॉलो स्फीयर और कैसा होना चाहिए, चार्ज्ड। मैं थोड़ा सा इसलिए बीच बीच में हट जाता हूं कि आप लोगों को जहां मौका मिले वीडियो रोक करके जितने कंटेंट्स दिख रहे हैं आप लोग उसको फटाफट नोट कर लेंगे। क्योंकि ये 5 मार्क्स के कैटेगरी में आता है तो थोड़ा सा तो लंबा होना ही है, स्वाभाविक है। हिंदी मीडियम, पहला उपयोग, एक आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। ठीक है, जितना आप लोग लैंग्वेज देख रहे हैं उससे बहुत छोटा इसका कैलकुलेशन है, क्योंकि थोड़ा भरा पूरा इसलिए लग रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ, इसलिए आप लोग को बड़ा लग रहा। आप लोग जब इसको अपने एक मीडियम में नोट करेंगे आप लोग देखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा। डायग्राम भी आप लोगों ने उम्मीद है बना लिया होगा। अब सबसे पहले इसमें एक टर्म को समझना जरूरी है, उस टर्म तक पहले मैं पहुंच जा रहा हूं। ये एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, इसका अपना रेडियस यानी त्रिज्या है r, सेंटर यानी केंद्र है o, इस पर प्लस क्यू चार्ज, ये जो पूरा हॉलो स्फीयर है खोखला गोला है, इसके सरफेस पर पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज जो है समरूप ढंग से बटा हुआ है, फैला हुआ है। स्वाभाविक है, अगर आप इस वस्तु के एक हिस्से को चार्ज देंगे या चार्ज करेंगे चार्ज, तो वो चार्ज पूरे हिस्से में एक समान रूप से फैल जाती है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का समरूप वितरण। अब ये जो हॉलो स्फीयर है इसका सेंटर है O, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर यहां इस जगह पर एक पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया P, इसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता E जो है उसको ज्ञात करना है। किसके कारण, पूरा का पूरा जो आवेशित गोला यानी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है उसके कारण। अब इतने दूर तक मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक बार पढ़ देता हूं। कंसीडर ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेन्स चार्ज प्लस q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ए पॉइंट P इज सिचुएटेड आउटसाइड, क्योंकि कंडीशन ही ठीक है, केस 1 है व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु गोले के बाहर हो। तो ये जो फर्स्ट उपयोग है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें 3 केस होगा। जब पॉइंट आवेशित खोखले गोले के बाहर हो, ठीक है, दूसरा होगा जब आवेशित खोखले गोले के सरफेस पर हो, और तीसरा होगा आवेशित खोखले गोले के अंदर हो। तो हम लोगों ने केस 1 लिया हुआ है व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु गोले के बाहर हो। तो ए पॉइंट P इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर O, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टू बी डिटरमाइन करना है। अभी लास्ट लाइन को मैं छोड़ रहा हूं। माना कि r त्रिज्या के एक खोखले गोले की सतह पर आवेश प्लस q समरूप वितरित है। इस गोले के केंद्र O से r दूरी पर छुटिया गोले के बाहर एक बिंदु P स्थित है जहां तीव्रता E को ज्ञात करना है। लास्ट लाइन को अभी मैंने रोका हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम। उम्मीद है आप लोगों ने टोटल चीजों को नोट कर लिया होगा। ये जो लास्ट लाइन है दोनों मीडियम का, इसको मैं बोर्ड मिटा करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके ये जो लास्ट लाइन है ऐसे तो मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख ही लिया है।
अब हम लोग इस लास्ट लाइन को जरा विस्तार से समझते हैं, नहीं तो बहुत भारी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा और चार का चारों जो उपयोग है, एप्लीकेशंस है, वो पूरी तरह से दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा। एक दो रफ वर्क को आप लोग पहले ध्यान से समझें। जैसे ये एक आवेशित खोखला गोला है, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है। अगर यहां पर एक पॉइंट P लिए जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालना है, जब भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी गॉस के प्रमेय यानी गॉसेस थ्योरम को जब भी यूज करना है, उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी सम क्लोज्ड सरफेस, एक बंद सतह होना अनिवार्य है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालना है, उस पॉइंट से गुजरती हुई और जैसा शेप है आवेशित वस्तु का, चार्ज्ड बॉडी का जैसा शेप है, यहां शेप कैसा, स्फेरिकल, गोलीय, तो बिंदु P से एक हम लोग गोलीय सतह की कल्पना करते हैं। डॉट डॉट लाइन है, आप लोग देख रहे होंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब भी हम लोग गॉसेस थ्योरम को यूज करते हैं, देयर मस्ट बी सम क्लोज्ड सरफेस यानी बंद सतह होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जिस आकृति, जिस शेप का चार्ज्ड बॉडी है, आवेशित वस्तु है, उसी आकृति का हम लोग पॉइंट से, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से गुजरती हुई एक क्लोज्ड सरफेस यानी बंद सतह की कल्पना करते हैं। इस तरह के कल्पना किए गए बंद सतह को ही कहा जाता है गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ विद्यार्थी को अभी भी ढंग से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस का। तो फिर से, जब भी हम लोगों को गॉसेस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता निकालना होता है, ऐसे सिचुएशन में एक बंद सतह, क्लोज्ड सरफेस कंपल्सन होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या हैं, जिस शेप का, जिस आकृति का आवेशित वस्तु यानी चार्ज्ड बॉडी है, उसी आकृति का हम लोग बिंदु P से गुजरती हुई एक बंद सतह की कल्पना करते हैं। अब जैसे यहां आवेशित वस्तु है गोलाकार, स्फेरिकल, तो बिंदु P से गुजरता हुआ इसके चारों ओर हम लोग कैसा एक बंद सतह लेंगे, जो कि होगा गोलीय, स्फेरिकल। जैसा आवेशित वस्तु हम लोग कोशिश करते हैं उसी शेप का एक बंद सतह की कल्पना की जाए। इस तरह के कल्पना किए गए बंद सतह को कहते हैं गॉसियन सतह यानी गॉसियन सरफेस। तो उम्मीद है आप लोगों को गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुख्य चित्र में देखें, एक गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस बना हुआ है, जो कि पॉइंट P से गुजरना अनिवार्य है। और एक खास बात, अगर दो गोला, दो स्फेयर का सेंटर अगर कॉमन हो, जैसे एक ये स्फेयर है, गोला है, ये भी एक स्फेयर है, ये भी गोला, दोनों का सेंटर अगर सेम हो, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, और हिंदी में क्या कहते हैं, सौकेंद्रीय। तो ध्यान रखेंगे, यहां आवेशित खोखला गोला, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर का सेंटर, और ये जो गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह लिया गया, इसका सेंटर कॉमन है। तो अब ध्यान दें, बिंदु P से गुजरती हुई तथा आवेशित गोले के सौकेंद्रीय गॉसियन सतह पर विचार कर रहे हैं। यानी इंग्लिश मीडियम में भी यही लिखा गया था, ए गॉसियन सरफेस बी एज्यूम्ड थ्रू द पॉइंट P एंड कॉन्सेंट्रिक टू द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग इसके कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से इसको समझेंगे पहले, फिर आप लोग बाद में मौका मिलेगा आप लोग उसको नोट करेंगे, बीच में नोट नहीं करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले ये जो गोला है, स्फीयर है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता किधर होगी, सीधा दूर। ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है।
तो इस तरफ तीव्रता हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा सीधा दूर। अब ये जो गोला है, गॉसियन सतह भी कैसा लिया गया है, गोला, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। तो इस पर हम लोग इस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है डीए। तो याद है, एक गोला, स्फीयर, उसके किसी भी पॉइंट पर जब नॉर्मल डालते हैं तो वो हर हाल में कहां से पास करता है, सेंटर से। और डीए का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल यानी लंबवत। तब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with elementary area dA on the Gaussian surface एट P, यानी गॉसियन सरफेस के पॉइंट P पर जो एलिमेंट्री एरिया dA लिया गया है उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आप लोग थोड़ा अगर याद रखेंगे डी फाई। लेकिन पहले इस लाइन को मैं हिंदी मीडियम में लिख दूं, गॉसियन सतह के बिंदु P पर लिए गए क्षेत्र अल्पांश डीए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी फाई। क्या होता है फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा। यहां आप लोग देख रहे हैं ना कि ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ई, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाता है, 1। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर जो फ्लक्स निकाला फॉर्मूला यूज किया, जो फॉर्मूला है। तो जब, अब इस लाइन को ध्यान देंगे, जब इतना छोटा एरिया से रिलेटेड फ्लक्स है डी फाई, तो पूरा जो गॉसियन सतह है, पूरा जो गॉसियन सतह है, गॉसियन सरफेस है, उससे संबद्ध, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with the entire Gaussian surface is, यानी अतः संपूर्ण गॉसियन सतह से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई, क्या हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई का वैल्यू रख देंगे ई डी ए। और एक बात आप लोगों को जरूर याद होगा कि जब एरिया का, क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग यहां पर एक सर्किल डाल देते हैं। ई तो कांस्टेंट है बाहर। अब जरा इंटीग्रेशन डीए पर आते हैं। जब डीए गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट का एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इंटीग्रेशन का मतलब पूरे गॉसियन सतह, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है, और एक गोला, एक स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस यानी त्रिज्या कितना है, छोटी आर। ये हो जाएगा E, और इंटीग्रेशन ऑफ डी हो गया पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1।
ध्यान रहे, गॉसियन सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को जो हम लोगों ने निकाला, कैसे निकाला? फाई को फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब हम लोग यही फाई को निकालेंगे गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए इस तरह से। गॉसेस थ्योरम में क्या था कि बंद सतह क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा, फ्लक्स होता है उसका 1/ε0 टाइम्स। अब हम लोग गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे, बट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, परंतु गॉस के प्रमेय से ये जो गॉसियन सरफेस है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर 1/ε0। और जरा आप लोग ध्यान दें, यही लास्ट चीज है, लास्ट स्टेप है जो एकदम ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, ये जो पूरा गोला है, स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज हम लोगों ने लिया? Q। पूरा का पूरा चार्ज Q जो है वो इस गोले के अंदर है। तो गॉस के प्रमेय में, गॉसेस थ्योरम में जितना चार्ज अंदर रहता है 1/ε0 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 में भी ये फाई है, इक्वेशन 2 में भी ये फाई है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, इसको तो हिंदी मीडियम वाले भी एडजस्ट कर लेंगे। इसका दाहिना तरफ E इंटू 4πr², तब यहां से E निकालना था हम लोगों को, 4πr² को नीचे लाएंगे तो ये पूरा नीचे आएगा, तो 4π को इसमें लगा देते हैं और r² को Q के नीचे लगा देते हैं। लेकिन इससे ये जो फॉर्मेट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह जो फॉर्मेट है यह उतना सटीक नहीं माना जाता है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में बदलते हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं ताकि आप लोग इधर वीडियो रोक करके नोट कर लें। इसको अभी मैं मिटाने जा रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका फॉर्मेट हम लोग बदलते हैं, ये इसका सही फॉर्मेट नहीं है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने काफी पहले, बहुत पहले पढ़ा है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। वो 3 तरह का होता है। रैखिक आवेश घनत्व तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं रो से। क्योंकि यहां पर यह जो आवेशित गोला है यानी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, इसको सरफेस है तो इसके पूरे सतह पर आवेश फैला हुआ है। तो ध्यान देंगे इसका, इसी का दूसरा फॉर्मेट, ये तो ठीक है, इसी को बेहतर रहेगा दूसरे फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना ऐसे, इफ the surface charge density of the charged hollow sphere is sigma, then यदि आवेशित खोखले गोले, ध्यान रखेंगे आवेशित खोखला गोला अंदर वाला है जिसका रेडियस है बड़ी R, आवेशित खोखले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो
सिग्मा का हम लोगों ने काफी पहले इस चैप्टर के शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा है, Q बाय ए, जहां ए है क्षेत्रफल एरिया और Q है चार्ज। तो इस पर चार्ज हम लोगों ने क्या माना हुआ है Q, और ये गोला है, स्फीयर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई। ध्यान रखेंगे यहां पर, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, बड़ी आर स्क्वायर देना है क्योंकि आवेशित गोले की त्रिज्या है बड़ी आर, और यहां जो था ये छोटी आर, ये तो था गॉसियन सरफेस का। तब यहां से कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब जो वो फॉर्मेट आया है इसमें हम लोग Q का ये वैल्यू वहां पर रख देंगे, तब इसका सटीक फॉर्मेट हम लोगों को मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है Q, तो Q की जगह पर 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय छोटी आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई को हम लोग चाह करके यहां कैंसिल कर सकते हैं। तब इसको जरा सा अरेंज कर देते हैं, सिग्मा के नीचे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के नीचे एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर के नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। इसको थोड़ा ज्यादा बढ़िया फॉर्मेट माना जाता है, ठीक है। अब एक खास बात, इसका केस टू है, अभी पॉइंट P कहां था, गोला के बाहर था। अगर ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, बस ये तुरंत निकल जाएगा। अगर ये पॉइंट P सतह पर, सरफेस पर रहेगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r, जो कि कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो अगर पॉइंट P सरफेस पर रहा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, बराबर। तो केस 2, अब डायग्राम का हम लोगों को नीड नहीं है। केस 2, तीसरे केस को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। केस 2, व्हेन द पॉइंट lies at the surface of the sphere, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। इन दिस केस, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये अलग से नहीं पूछता, क्योंकि अगर ये अलग से पूछ दिया तो यहां तक पूरा निकालना होगा, इसलिए अलग से नहीं, ज्यादातर पहला केस पूछता है या तीसरा। इन दिस केस, इस स्थिति में स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जहां जहां स्मॉल r है वहां हम लोग कैपिटल R रख देंगे। तब E इक्वल्स टू 1 बाय, पहला जो फॉर्मेट आया था Q बाय स्मॉल r था, तो यहां कैपिटल R स्क्वायर, और या इस फॉर्मेट को अगर लिखना चाहेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय। तो उम्मीद है केस 1 और केस 2 आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। मेरा सुझाव रहेगा इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके बार बार देखेंगे, तभी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। केस 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।